अच्छा, तो हम प्रीपेड की बात कर रहे थे, जिसने प्रीपेड दिया है उसके लिए वो प्रीपेड क्या है, एसेट है। और जिसने प्रीपेड रिसीव किया है, यानी कि अगर हम किसी घर की दुकान की बात करें, तो घर या दुकान जिसने वो ली है उसके लिए वो लाइबिलिटी है, क्योंकि अभी आपने उसकी वो दुकान, उसके घर में वो सर्टेन पीरियड तक नहीं रहे हो, तो वो उसको अपनी बुक में लाइबिलिटी रिकॉर्ड करेगा। वो उसको अपनी बुक में अनअर्न्ड रेंट रिकॉर्ड करेगा। क्या रिकॉर्ड करेगा? अनअर्न्ड रेंट। और जो देने वाला है वो उसको अपनी बुक में प्रीपेड रिकॉर्ड करेगा, क्योंकि उसने वो प्रीपेड पेड इन एडवांस दे दिया है, बट अभी उसने उसके अगेंस्ट सर्विसेज नहीं ली हैं, तो उसके लिए वो क्या कहलाएगा, एसेट कहलाएगा। और उसको वो अपने इनकम स्टेटमेंट में थोड़ा थोड़ा एक्सपेंस करके लाएगा, जब तक वो तमाम एसेट एक्सपेंस में कवर ना हो जाए। इसको हमने बड़ी अच्छी तरह से क्लास में डिस्कस किया था। स्क्रीन शेयर नहीं हो रही? जी। अच्छा, स्क्रीन सबको क्लियर शेयर हो रही है? हमने पीपीटीज में शेयर किया है। तो ठीक है, तो प्रीपेड जो दे रहा है वो उस प्रीपेड, उसके लिए क्या है, वो प्रीपेड क्या होता है, उसके लिए एसेट होता है। उसको जो देने वाला है अपनी बुक में एसेट रिकॉर्ड करता है, और वो उसकी एंट्री करता है प्रीपेड रेंट डेबिट और रेंट एक्सपेंस क्रेडिट। और जो लेने वाला है, जिस जो रिसीव कर रहा है, वो अपनी बुक में उसको अनअर्न्ड रिकॉर्ड करता है। आपको पता है, तो वो उसको क्या करेगा, वो उसको रिकॉर्ड करेगा रेंट इनकम डेबिट और अनअर्न्ड रेंट क्रेडिट। ठीक है। इसी तरह जैसे जैसे वो उसके घर में, उसकी शॉप में या उसकी सर्विसेज लेता रहेगा, तो वो प्रीपेड को एक्सपेंस में कन्वर्ट करता रहेगा, और जो लेने वाला है वो क्या करेगा, अनअर्न्ड को इनकम में कन्वर्ट कर देगा। क्लियर है ये बात? तो इसलिए इसकी दो अप्रोच होती हैं। इसके हमने एडजस्टमेंट के कुछ रूल पढ़े थे, वो 4-5 स्टेप सबको याद होने चाहिए। वो क्या रूल थे कि इसकी जो अप्रोच कंफर्म करते हैं वो हम ट्रायल बैलेंस से करते हैं। और ट्रायल बैलेंस से हम क्यों करते हैं? क्योंकि अगर ट्रायल बैलेंस में उसने इनिशियली तौर पर क्या रिकॉर्ड किया है, अगर वो बोलता है कि भाई ट्रायल बैलेंस में प्रीपेड रेंट लिखा हुआ है, तो हम बोलते हैं वो प्रीपेड अप्रोच है। और अगर ट्रायल बैलेंस में रेंट एक्सपेंस लिखा हुआ है, तो हम बोलते हैं वो एक्सपेंस अप्रोच है। और वो क्यों बोलते हैं? क्योंकि ट्रायल बैलेंस से पहले क्या बनता है, टी अकाउंट। टी अकाउंट में उसने उसको क्या, एक टी अकाउंट बनाया होगा रेंट एक्सपेंस के। तो उससे ये पता चलता है कि अगर टी अकाउंट रेंट एक्सपेंस का बना है, तो इसका मतलब है कि जब इनिशियली तौर पर उसने इसकी जर्नल एंट्री पास की होगी, तो उसने क्या जर्नल एंट्री पास की होगी, रेंट एक्सपेंस। तो उस वक्त, यानी कि जब उसने इनिशियली, क्या होता है जर्नल जर्नल, जब उसने जर्नल जर्नल के अंदर, जब जर्नल जर्नल के अंदर उसने उसको इनिशियली तौर पर अगर एसेट रिकॉर्ड किया है प्रीपेड, तो हम प्रीपेड अप्रोच है। और अगर इनिशियली तौर पर उसने उसको एक्सपेंस रिकॉर्ड किया है, तो वो एक्सपेंस अप्रोच है। इसी तरह अगर ट्रायल बैलेंस में वहां पर लिखा हुआ है अनअर्न्ड, तो उस अनअर्न्ड का मतलब क्या है कि इनिशियली तौर पर उसने उसको लाइबिलिटी रिकॉर्ड किया है, तो हम बोलेंगे ये अनअर्न्ड अप्रोच है। अगर ऊपर रेंट इनकम लिखा हुआ है ट्रायल बैलेंस में, तो उसका मतलब है कि टी अकाउंट में रेंट इनकम होगा, और उसका मतलब है कि टी अकाउंट में कहां से आया होगा, टी अकाउंट में आया होगा कहां से, जर्नल जर्नल से। और जर्नल जर्नल में उसने उसको क्या, अनअर्न्ड रेंट या रेंट इनकम रिकॉर्ड किया, तो हम बोलते हैं भाई वही अप्रोच है जो वो इनिशियली तौर पर उसको रिकॉर्ड कर रहा है। क्लियर है कि वो अप्रोच है जो वो उसको इनिशियली तौर पर रिकॉर्ड कर रहा है। अगर वो उसको इनिशियली तौर पर रिकॉर्ड करेगा एसिड, तो एसिड अप्रोच। अगर वो इसको इनिशियली तौर पर रिकॉर्ड करेगा एक्सपेंस, तो एक्सपेंस अप्रोच। अगर वो इनिशियली तौर पर रिकॉर्ड करेगा अनअर्न्ड, तो लायबिलिटी अप्रोच। अगर वो इनिशियली तौर पर रिकॉर्ड करेगा इनकम, तो इनकम अप्रोच। ठीक है। उसके फिर हमने रूल बता दिए थे आपको। रूल क्या बताए थे हमने आपको? रूल ये बताए थे कि अगर
रेंट एक्सपेंस ऊपर लिखा होगा तो एक्सपेंस अप्रोच है, एक्सपेंस नॉर्मली डेबिट होता है, अपनी अप्रोच में क्रेडिट हो जाएगा, प्रीपेड डेबिट हो जाएगा। ये हमने बात डिस्कस की थी। और हमने डिस्कस किया था अगर एक्सपेंस होगा तो प्रीपेड वैल्यू लेंगे, और अगर प्रीपेड होगा तो एक्सपेंस वैल्यू लेंगे। क्लियर है? इसी तरह अगर लाइबिलिटी अप्रोच होगी, इसी तरह अगर लाइबिलिटी अप्रोच होगी, उसने अनअर्न्ड लिखा हुआ है, तो अगर अनअर्न्ड होगा तो इनकम की वैल्यू लेते हैं, और अगर इनकम होगी तो अनअर्न्ड की वैल्यू लेते हैं। ये बात क्लियर है? अच्छा, उसके बाद हमको क्या करना है? उसके बाद हमें इसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना है। हमें क्या करना है? इसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना है। और जब हम इसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते वक्त हमें क्या क्या चीजें हमें देखनी है। वैसे तो इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट हमने इसका बनाया था, स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग भी हमने इसका बनाया था, मगर यहाँ पर हम थोड़ा क्या कर रहे हैं? रिवाइज कर रहे हैं। ठीक है, हम थोड़ा सा इसको रिवाइज कर लेते हैं चीजों को। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है? अच्छा, ये स्क्रीन शेयर सबको हो रही है ना? मेक श्योर कीजिएगा। अच्छा, द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर स्ट्रक्चर प्रेजेंट द फॉलोइंग फाइनेंशियल पोजीशन, फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ एनी एंटिटी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसी भी कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अच्छा जी, काइंडली ये चैट में मुझे ये बताइए कि आप सबको ये स्लाइड्स दिख रही हैं, क्योंकि मैंने स्क्रीन शेयर की हुई है, तो ये मेक श्योर करें कि सबको स्लाइड्स दिख रही हैं जिसपे ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट लिखा हुआ है। अच्छा जी, तो हम क्या बात डिस्कस कर रहे थे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है? फाइनेंशियल स्ट्रक्चर होता है जो किसी भी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन को, किसी भी हेल्थ को, फाइनेंशियल हेल्थ को हमें बताता है। तो वो उसके अंदर हम क्या कहते हैं? उसके अंदर हम यहां से हम ये यूज कर लेते हैं, लेजर। अच्छा जी, इट प्रोवाइड्स फाइनेंशियल पोजीशन अबाउट द पोजीशन। पोजीशन इसमें क्या आता है? बैलेंस शीट होता है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस होती है, इनकम स्टेटमेंट आता है, और जो फाइनेंशियल पोजीशन जो बताती है वो बैलेंस शीट बताती है, और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस किसी पर्टिकुलर ईयर की ये कौन बताता है? इनकम स्टेटमेंट बताता है। और कैश मूवमेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कैश फ्लो बताता है, और हम इसको अपना पढ़ेंगे भी। इट इज, इसके यूजर कौन कौन होते हैं? जनरल पब्लिक होती है। जनरल पब्लिक कैसे इसकी यूजर होती है? जनरल पब्लिक कैसे इसकी यूजर होती है? इस तरह से यूजर होती है कि अगर तो ये पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी क्या होती है? जिसके अंदर जनरल पब्लिक की इन्वेस्टमेंट होती है, जिसके अंदर शेयर होल्डर होते हैं, और वो कंपनी अखबार में ऐड देती है, और लोगों फिर बैंकों में पैसा जमा करा के उसके शेयर खरीदते हैं, और फिर शेयर होल्डर्स को उन पर क्या मिलता है? प्रीमियम। तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी है उसके अंदर जनरल पब्लिक का पैसा लगा हुआ होता है, तो डेफिनेटली उस पर्टिकुलर इदारे की इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट पब्लिक के लिए मैटर करती है। अगर वो प्राइवेट लिमिटेड है तो मैनेजमेंट और डायरेक्टर उसके यूजर होंगे, जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है, आपकी बुक में भी लिखा हुआ है। अच्छा, स्ट्रक्चर प्रेजेंटेशन इज इंक्लूड, जो हमारी प्रेजेंटेशन होती है वो बैलेंस शीट में हमें, आपको पता है कि एसेट लायबिलिटी इक्विटी होती है, इनकम स्टेटमेंट में रेवेन्यू और एक्सपेंस लेते हैं, स्टेटमेंट ऑफ चेंजिंग एंटिटी के अंदर हम रिटेन अर्निंग लेते हैं। ये नई चीज है कि हम यहाँ पर हमने वैसे पढ़ चुके हैं इसको, रिटेन अर्निंग लेते हैं, इसके अंदर से रिजर्व वगैरह को हम लेस करते हैं। अच्छा, उसके बाद क्या होता है? कैश फ्लो स्टेटमेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, अगेन एंड अगेन हम आपको बता रहे हैं कि ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो ये हम पढ़ेंगे भी। और अच्छा, ये हम पढ़ेंगे भी, और इसके अंदर हमने कर दिया ना मैंने एडमिट? हाँ, इन एडिशन। अच्छा, उसके बाद क्या है? उसके बाद इन एडिशन टू अबव नोट दैट अकाउंट आर आल्सो इंटीग्रल पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जितने भी अकाउंट होंगे वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट के, और उसको हम रिलीवेंट और नेसेसरी इंफॉर्मेशन को हम डिस्कस करेंगे। क्लियर हो गया? ये चीज हमने थोड़ी बहुत पहले से डिस्कस की हुई है, इसलिए हम इसको इतना ज्यादा टाइम नहीं दे रहे। अच्छा, नेक्स्ट। अच्छा जी, नेक्स्ट हम क्या डिस्कस कर रहे हैं? नेक्स्ट में कंप्लीट सेट जो है वो बैलेंस शीट में आपको पता है फिक्स एसेट्स लेते हैं, करंट एसेट्स लेते हैं।
बहुत नंबर ऑफ टाइम हमने बनाई है, कैपिटल और रिजर्व लेते हैं, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी लेते हैं, शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी लेते हैं। क्लियर हो गया। इनकम स्टेटमेंट में हमने पता है कि रेवेन्यू, रेवेन्यू मतलब क्या होता है, रेवेन्यू मतलब क्या होता है, रेवेन्यू मतलब क्या होता है, सबको पता होना चाहिए। रेवेन्यू मतलब सेल्स होता है, सेल्स को हम क्या कहते हैं, रेवेन्यू। तो इनकम स्टेटमेंट में हम क्या लेते हैं, रेवेन्यू लेते हैं, सेल्स लेते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लेते हैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंस लेते हैं, इंटरेस्ट एक्सपेंस और टैक्स वगैरह सारे लेते हैं। कैश फ्लो के अंदर हम आगे, हमारा टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी लेते हैं, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी लेते हैं और फाइनेंसिंग एक्टिविटी लेते हैं। ये तमाम एक्टिविटीज को हम पढ़ेंगे। रिटेन अर्निंग को हमें यहाँ बनाना है। इसके अंदर रिजर्व की मूवमेंट है, कोई प्लांट एक्सटेंशन के लिए, बिल्डिंग एक्सटेंशन के लिए जब हम लगते हैं तो वो हम रिटेन अर्निंग के स्टेटमेंट में रखते हैं। डिविडेंड और जो भी प्रॉफिट वगैरह है वो इसके अंदर हम ऐड करते हैं। अच्छा जी, उसके बाद इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ये हमने नॉर्मली इतने ज्यादा डिस्कस नहीं किए हैं, आपके यहाँ ये इतने ज्यादा नहीं होते। बस हम अकाउंटिंग के जो बेसिक प्रिंसिपल है उसको लेके चल रहे होते हैं, मगर आपको अब ग्रेजुएशन लेवल पर इसको थोड़ा सा आप समझ लें तो अच्छा है। ये होते हैं FIRS, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। जो ACCA वाले और CA वाले हैं उनको ये बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ता है, और टाइम टू टाइम इसमें जो चेंजिंग आ रही होती है उन चेंजिंग्स को भी उनको याद करना होता है, और वो एग्जामिनेशन का उनका पार्ट होता है, क्योंकि वो एक रियल वर्ल्ड में जाके अकाउंट्स कर रहे होते हैं। और उनको जो टाइम टू टाइम चेंजिंग ये FIRS के अंदर आ रहा होता है, ये अक्सर डिस्कस होता है अगर आप अकाउंटेंट से किसी से बात करें कि भाई FIRS में ये चेंजिंग हो गई है। तो ये क्या होता है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सिस्टम होते हैं जो टाइम टू टाइम चेंज हो रहे होते हैं, जिसमें एसेट्स, लायबिलिटी, इन सबको रिकॉर्ड करने के जो न्यू मेथड और जो नई अमेंडमेंट आती है उनको फॉलो किया जाता है। दीज स्टैंडर्ड प्रोवाइड यूनिफॉर्म अकाउंटिंग प्रैक्टिस एंड टू प्रिपेयर फाइनेंशियल, यानी कि थ्रू आउट द वर्ल्ड। यानी कि हम बात करते हैं, एक चीज होती है गैप। गैप का नाम सुना है, GAAP गैप। गैप क्या होता है, जर्नल अकाउंटिंग एक्सेप्टेड प्रिंसिपल। तो वो जो प्रिंसिपल है जो सारी दुनिया में कॉमनली अकाउंटिंग से रिलेटेड माने जाते हैं उनको गैप कहते हैं, और उनके तहत FIRS जो टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं, तो टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं, उनको हम इसके अंदर डिस्कस करते हैं। क्लियर है। तो इन पाकिस्तान इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आर कॉमनली यूज बाय द कंपनी, हाउ एवर लोकल ऑर्डिनेंस एक्ट और यूज फॉर द टैक्सेशन मेथड। जो हमारे यहाँ पर भी जो जितनी चार्टर्ड अकाउंटेंट फॉर्म है और जो ऑडिट कर रही हैं, और अब तो टैक्स का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है चीजें, तो वहां पर ये इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बहुत ज्यादा यूज होते हैं। ठीक है, काइंडली जो लोग हैं जिनके कैमरे ऑफ हैं वो अपने कैमरे ऑन कर लें प्लीज। अच्छा, नेक्स्ट। अच्छा, सब स्टूडेंट्स को इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट का ये जो फॉर्मेट है इसके अंदर, इसी पे हम ज्यादातर काम करेंगे। ये पक्का पक्का क्या होना चाहिए, ये सबको याद होना चाहिए। ठीक है, तमाम लोग इस फॉर्मेट को अच्छी तरह से याद करेंगे। ये पहले भी आपको याद है, इसमें कोई इतना हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। तो वही चीजें जो हम ऑलरेडी फर्स्ट ईयर में और अगर इंटर कॉमर्स है तो वहां डिस्कस कर चुके हैं, कि सबसे पहले हम सेल्स लेते हैं, सेल में से लेस करते हैं सेल रिटर्न, सेल डिस्काउंट। यानी कि जो भी आपकी ग्रॉस सेल है एक सर्टेन अमाउंट की, अगर उसके अंदर से कोई डिफेक्टिव आइटम है, कोई मर्चेंडाइज जो सेलिंग पर्पस के लिए ली है, उसमें से कोई चीज रिटर्न है, यानी कि जो डिफेक्टिव आइटम अगर रिटर्न हो गए तो डेफिनेटली वो क्या होगा, सेल्स के अमाउंट को रिड्यूस करेंगे। तो सेल्स में से हम सेल रिटर्न हमेशा माइनस करेंगे। सेल डिस्काउंट क्या होता है कि आपने जहां से अपनी रॉ
ठीक है जी। तो सेल सबसे पहले लेते हैं, और अगर सेल्स के अंदर कोई भी हमारा रिटर्न हुआ है तो डेफिनेटली वो सेल्स को, हाँ मैंने करा ना, अभी किया ना स्क्रीन से। अच्छा, सेल्स, सेल्स लेते हैं। सेल्स वो टोटल मर्चेंडाइज जो जो भी आप किसी पर्टिकुलर बिजनेस में रीसेल पर्पस के लिए लेकर आए हो, वो आपने क्या करते हैं, उसको हम सेल्स लेते हैं, वही इनकम होती है, उसकी बेस पे इसको ऑपरेटिंग इनकम भी कहते हैं, इसकी बेस पे हम इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं। अच्छा, उसके अंदर से अगर कोई चीज रिटर्न हुई है, डेफिनेटली कोई डिफेक्टिव चीज है या कोई अननेसेसरी चीज आ गई, हमने कुछ ऑर्डर किया था मगर कोई दूसरी चीज आ गई है, तो फिर हम उसको रिटर्न करेंगे, तो वो सेल का अमाउंट क्या होगा, तो सेल का अमाउंट डेफिनेटली क्या होगा, कम होगा। और अगर सेल्स का अमाउंट कम होगा तो हम उसको क्या करेंगे, उसको हम सेल्स में से माइनस कर देंगे। तो सेल रिटर्न किस में से लेस होगा, सेल में से। उसके बाद क्या हो जाएगा, सेल डिस्काउंट। सेल डिस्काउंट समटाइम क्या होता है, हमारे जो वेंडर होते हैं, वेंडर कौन होते हैं, जिससे हम रेगुलरली खरीद रहे होते हैं, चाहे हम अपना रॉ मटेरियल या कोई चीज खरीद रहे होते हैं, वो कोई डिस्काउंट ऑफर करता है अपनी सेल्स को बढ़ाने के लिए, या कोई स्कीम आती है, या हमारी पास एक्सपीरियंस की बेसिस पर, या पास एक्सपीरियंस की बेसिस पर हम उससे कोई डिस्काउंट लेते हैं, तो डेफिनेटली वो क्या होता है, सेल्स को हमारी रिड्यूस करता है। तो उसको भी हम क्या करेंगे, सेल्स में से माइनस करेंगे। इन दोनों को सेल्स में से माइनस करेंगे तो हमारे पास जो अमाउंट आएगा, उस अमाउंट को हम क्या कहते हैं, नेट सेल। उस अमाउंट को हम क्या कहते हैं, नेट सेल। अच्छा जी, अब ये वो नेट सेल है जो आपके पास आ गई है। अब आप इसके अंदर से जितने का आपने बेचा है, ये वो है, तो उसके अंदर से आप क्या लेस करेंगे। अगर आपको ग्रॉस प्रॉफिट चाहिए कि एक चीज आपने 1 लाख रुपए की बेची और उसकी कॉस्ट 80,000 रुपए है, तो अगर आपको ग्रॉस प्रॉफिट चाहिए तो 1 लाख में से 80,000 रुपए माइनस कर देंगे, जो कॉस्ट माइनस कर देंगे सेलिंग अमाउंट में से, तो आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। तो जो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है, जो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है, बेसिकली क्या है कि जो चीज आपने बेच दी उसकी कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, जो चीजें आपने बेच दी हैं उसकी कॉस्ट, अगर आप उसको माइनस कर दोगे तो डेफिनेटली आपके पास प्रॉफिट आ जाएगा। अब जो चीजें आपने बेची हैं उसकी कॉस्ट कैसे कैलकुलेट होगी, अगर तो क्वेश्चन में खुद से गिवन है तो अच्छी बात है, अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड मगर वो बहुत इनिशियल लेवल पे दिया हुआ होता है, यहाँ पर आपके जितने भी क्वेश्चन फाइनल ईयर में आ रहे हैं इसके अंदर नॉर्मली क्या है, इसके अंदर नॉर्मली आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना पड़ता है। तो सबसे पहले हम जब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालेंगे तो इसके अंदर क्या करेंगे, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री बिगनिंग लेते हैं। क्या लेते हैं, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री बिगनिंग। ये मर्चेंडाइज इन्वेंट्री बिगनिंग क्या होती है, जो लास्ट ईयर की एंडिंग होती है वो नेक्स्ट ईयर की क्या होती है, वो नेक्स्ट ईयर की बिगनिंग होती है। जो लास्ट ईयर की एंडिंग होती है वो इस साल की क्या होगी, वो इस साल की बिगनिंग होगी। यानी कि ये वो मर्चेंडाइज है, वो रीसेलिंग पर्पस का मर्चेंडाइज है जो इस साल सेल नहीं हुआ था लास्ट ईयर, उसको हम इस साल बेचेंगे। तो सबसे पहले हम वो ले लेते हैं, ठीक है, उसका अमाउंट ले लेंगे इनर कॉलम में। उसके बाद इस साल जो आपने रीसेल पर्पस के लिए मर्चेंडाइज परचेज की है उसको लेंगे, मगर इसके अंदर थोड़ी सी चेंजेस देखेंगे कि अगर क्वेश्चन के अंदर कैरेज इन ट्रांसपोर्टेशन या फ्रेट वगैरह दिया हुआ है तो उसको हम क्या करेंगे, क्या करेंगे, सॉरी, ऐड करेंगे। क्योंकि आपने मार्केट से खरीदा है, फिर उसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आएगी, तो डेफिनेटली फैक्ट्री में जब वो पहुंचेगा तो वो कितने का पहुंचा, तो इसलिए आप परचेजेस में ऐड करोगे। और अगर आपने इंटरनेशनली कोई चीज इंटरनेशनली मंगवाई है, बाहर से मंगवाई है, तो उस पर इम्पोर्ट ड्यूटी लगेगी, फ्रेट चार्जेस लगेंगे, वो भी आप ऐड करेंगे। या जो लैंडेड कॉस्ट है वो भी आप क्या करेंगे, वो भी आप ऐड कर रहे होंगे, ठीक है। फिर आपके पास जो आ जाएगा वो लैंडेड कॉस्ट, या इसको हम कहते हैं डिलीवर्ड परचेज, इसको हम क्या कहते हैं, डिलीवर्ड परचेज या लैंडेड कॉस्ट, ठीक है, कि वो आपकी फैक्ट्री में आने के बाद आपको कितने की पड़ी। फिर उसके अंदर से हम लेस करते हैं परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न क्या होता है, काइंडली जो जिन लोगों के मिनाहिल का कैमरा ऑफ है और जिन स्टूडेंट्स के कैमरे ऑफ है वो काइंडली अपने कैमरे ऑन कर लें। ये क्यों नहीं चल रहा, ठीक है।
तो फिर हम उसमें से लेस करते हैं। अब ये हमारे पास डिलीवर्ड परचेज आ गया कि फैक्ट्री के अंदर वो चीज, वो पर्टिकुलर चीज डिलीवर होने के बाद कितने की पड़ी। तो अब वो आ गया इसके अंदर से, अगर कुछ परचेज रिटर्न है, कोई डिफेक्टिव मर्चेंडाइज ले लिए जो रीसेल पर्पस के लिए लिए हमने, कोई ऐसी सेंसेबल चीज थी, कोई ग्लास की चीज थी, वो टूट गई है या खराब हो गई है, तो वो डेफिनेटली हम वापस करेंगे। तो जब वो वापस करेंगे हम, तो हमारा नेट परचेज क्या होगा, कम होगा। इसलिए हम डिलीवर्ड परचेज में से जितने भी परचेज रिटर्न है उसको क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। रियल लाइफ में भी ऐसा है कि आपने अगर कोई चीज मार्केट से खरीदी है और वो डिफेक्टिव है, तो आप माइनस करेंगे ना, उसको रिटर्न करेंगे। तो आप इसको परचेज रिटर्न को और परचेज डिस्काउंट को लेस कर देंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा, नेट परचेज। नेट परचेज ये है जो इस साल आपने एक्चुअली परचेज किया है बेचने के लिए, ये इस साल की मर्चेंडाइज है रीसेल पर्पस के लिए। इसके अंदर बिगिनिंग इन्वेंट्री आप ऐड करेंगे, जो प्रीवियस ईयर का बचा हुआ माल था जो इस साल आप बेचेंगे उसको ऐड करेंगे, जो लास्ट ईयर की बेचने की चीजें थी वो, और जो इस साल नेट परचेज की है वो। अगर आप इन दोनों को मिला देते हैं तो आपके पास टोटल मर्चेंडाइज अवेलेबल फॉर सेल आ जाएगा, या मर्चेंडाइज अवेलेबल फॉर सेल आ जाएगा। यानी कि आपके पास टोटल बेचने के लिए जो चीजें हैं वो आ गई। ठीक है, अब आपके पास जो टोटल बेचने के लिए चीजें जब वो आ गई, उसमें से आपको निकालना है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। क्या निकालना है, जो चीज बेच दी उसकी कॉस्ट निकालनी है। तो जो ये टोटल मर्चेंडाइज अवेलेबल फॉर सेल है, इसके अंदर से दो ही पॉसिबल चीजें हैं, या तो ये सारा बिक जाएगा, या इसमें से कुछ बिक जाएगा, कुछ बच जाएगा। ऐसे ही है ना। तो दोबारा भी कनेक्ट हुआ है ना, अब अनम्यूट हो जाएंगे। नहीं, मैं जैसे ही देखता हूँ कि गाड़ी नहीं आ रही स्क्रीन पे, अब स्क्रीन भी नहीं शेयर हुई हुई ना। अच्छा जी, तो जो इस साल की नेट परचेज थी, जो इस साल की नेट परचेज थी उसको ले लेंगे, और जो लास्ट ईयर हमारे पास बेचने के लिए मर्चेंडाइज थी हम उसको ले लेंगे, दोनों को ऐड कर लेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मर्चेंडाइज अवेलेबल फॉर सेल। अब मर्चेंडाइज अवेलेबल फॉर सेल, ये वो टोटल मर्चेंडाइज है जो आपके पास बेचने के लिए मौजूद है। इसमें से दो पॉसिबिलिटी हैं, या तो जो भी आप चीज बेच रहे हैं वो सारी की सारी बिक जाएगी। अगर वो सारी की सारी चीजें आपने बेच दी तो वो क्या हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड बन जाएगा। ठीक है, और या दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि आपके पास 1 लाख रुपए का बेचने का माल था टोटल, आपने 80,000 का बेचा, तो 80,000 का अगर बेचा है तो डेफिनेटली इसके अंदर क्या हो जाएगा, 20,000 का बच जाएगा। जो बच जाता है उसको हम क्या कहते हैं, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग, जो साल के आखिर में आपके पास स्टिल मौजूद है। तो आप क्या करते हैं, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग अवेलेबल में से एंडिंग इन्वेंट्री लेस करते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाता है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। तो हमारे पास क्या आ जाता है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड मतलब क्या है कि जो माल आपने सेल्स कर दिया उसकी कीमत, उसकी कॉस्ट, इसको आप सेल में से लेस करेंगे। कि जो आपने सेल्स किया है, सपोज आपने 1.5 लाख रुपए की सेल की और आपकी कॉस्ट 1,20,000 है, तो आप 1,20,000 रुपए लेस कर देंगे। जब आप 1,20,000 रुपए लेस कर देंगे तो आपके पास कितना बचेगा, आपके पास जो बचेगा वो ग्रॉस प्रॉफिट होगा 30,000 सपोज। तो हम क्या करते हैं कि नेट सेल में से कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड माइनस करते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाता है, ग्रॉस प्रॉफिट। और ग्रॉस प्रॉफिट वो होता है जिसके अंदर से अभी हमने जो बिजनेस चलाने के एक्सपेंसेस हैं उनको हमने माइनस नहीं किया है। ये तो सिर्फ सिंपल सा जो हमने परचेज किया था उसको कितने का हमने बेचा, उसका जो डिफरेंस आया वो प्रॉफिट आ गया। मगर अभी तो हमने रेंट माइनस करना है, लोगों की सैलरी माइनस करनी है, इंश्योरेंस माइनस करना है, डायरेक्टर की फीस, सुपरवाइजर की फीसें, एडमिनिस्ट्रेटिव मार्केटिंग एक्सपेंस, जो सेलिंग के तमाम एक्सपेंस है और एडमिनिस्ट्रेशन के तमाम एक्सपेंस हैं, उनको अभी माइनस नहीं किया हमने, टैक्स को माइनस नहीं किया। तो ये भी हम सारे माइनस करते हैं। तो जब हम माइनस करते हैं ये सारी चीजें, तो हमारे पास क्या आता है, नेट प्रॉफिट आता है। तो फिर हम इसके अंदर से लेस करेंगे
ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ऑपरेटिंग एक्सपेंस दो चीजों का सम होता है, हमने पहले भी डिस्कस किया है, एक मार्केटिंग एक्सपेंस का और एक एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस का। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस वो होते हैं जो एडमिन डिपार्टमेंट से होते हैं, जो लोग बैक एंड पे काम कर रहे होते हैं, डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होते, मगर वो लोगों को हायर करना, उनकी सैलरी बनाना, एचआर डिपार्टमेंट हमारा एडमिन है जो सारी चीजों को चलाता है वो। तो उसके अंदर क्या क्या चीजें आ सकती है, उसके अंदर हमें सारे एडजस्टेड अमाउंट लेने हैं। उसके अंदर हमें कौन से अमाउंट लेने हैं, एडजस्टेड अमाउंट लेने हैं। और एडजस्टमेंट को एडजस्ट करके, लाइक ऊपर रेंट एक्सपेंस दिया हुआ है, नीचे रेंट पे बिल दिया हुआ है, तो एक्सपेंस में पे बिल ऐड हो जाएगा, क्योंकि पे बिल मतलब ये है कि ये आप पर ड्यू हो गया बट आपने पे नहीं किया। ठीक है, इसी तरह अगर ऊपर एक्सपेंस दिया हुआ है और नीचे प्रीपेड दिया हुआ है, तो हम इसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे। क्यों माइनस करेंगे, इसका मतलब है कि साल के आखिर में सारी की सैलरी एक्सपेंस हमारा एक्सपेंस नहीं हुआ बल्कि कुछ प्रीपेड था, जितना प्रीपेड था उसको हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो एक्चुअल एक्सपेंस आएगा। इसी तरह अगर कोई हमारे पास जितने भी एक्सपेंस है तो हमें उसको उस पर्टिकुलर पीरियड में कितना एक्सपेंस हुआ है वो लेना है, चाहे वो रेंट एक्सपेंस हो, चाहे वो इंश्योरेंस एक्सपेंस हो, चाहे वो ऑडिटर फीस एक्सपेंस हो, चाहे वो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस हो। तो ये तमाम के तमाम एक्सपेंस हम क्या करते हैं, लेस करते हैं ग्रॉस प्रॉफिट में से। तो ये जब हम लेस करेंगे ग्रॉस प्रॉफिट में से, तो हमारे पास जो आ जाएगा वो इनकम बिफोर सेलिंग एक्सपेंस आ जाएगा। फिर इसको साथ भी ले सकते हो, अभी आप सिर्फ ऑपरेटिंग एक्सपेंस की हेडिंग डालकर भी इसको ले सकते हैं। ये माउस क्यों नहीं काम कर रहा। अच्छा जी, उसको आप ले सकते हैं, मगर इसके बाद आपको क्या है, अगर ज्यादा है तो सेलिंग एक्सपेंस क्या क्या हो सकते हैं, जो सेलिंग डिपार्टमेंट के एक्सपेंस हैं। इसके अंदर एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस आ सकता है, ऐसे ही तो आपकी चीजें नहीं बिकेंगी ना, आपको एडवर्टाइजमेंट करनी पड़ती है, इसमें एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस आ सकता है, इसमें ट्रेवलिंग एक्सपेंस आ सकता है, इसमें बेडेड एक्सपेंस आ सकता है, इसमें सेल्स स्टाफ सैलरी आ सकता है, डेप्रिसिएशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ व्हीकल, सेल्स स्टाफ कमीशन, ये तमाम चीजें हमारी किस में आएंगी, सेलिंग एक्सपेंस में। तो इनको भी हम कहां से लेस करते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट में से। तो जब ग्रॉस प्रॉफिट में से लेस कर देते हैं तो हमारे पास क्या आता है, इनकम बिफोर अदर इनकम। तो हमारे पास क्या आता है, इनकम बिफोर अदर इनकम। इनकम बिफोर अदर इनकम में अगर कोई बिजनेस के अंदर आपकी अदर इनकम जनरेट हो रही है तो उसको आप ऐड करते हैं, जो कमीशन या इंटरेस्ट हो सकता है, कि आपको कोई कमीशन मिल रहा है या आपका कोई इंटरेस्ट एक्सपेंस है वो आपको मिल रहा है, तो आप उसको क्या करोगे, ऐड कर लोगे। ठीक है, अगर आप उसको ऐड करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, इनकम बिफोर टैक्स। क्योंकि अब हर, पहले पाकिस्तान में इतना टैक्स का जो है स्ट्रॉन्ग डिपार्टमेंट नहीं था, मगर अभी हो गया है, तो हर एक इदारे को टैक्स पे करना पड़ता है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, इनकम बिफोर टैक्स या इनकम बिफोर इनकम टैक्स। फिर जो भी इनकम टैक्स लगेगा उसको माइनस करोगे तो इनकम, नेट इनकम आ जाएगी या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाएगा। तो ये आपकी नेट इनकम आ जाएगी। ठीक है, इस नेट इनकम के बाद हम क्या बनाते हैं कि ये आपका इनकम स्टेटमेंट बन गया। फिर हम बनाते हैं स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग।